स्वागत है आपका। आज शुरुआत करते हैं। आज 28 तारीख है, 28 जून। इस दिन क्या हुआ था कि वर्साई की संधि संपन्न हुई थी। वर्साई की संधि, ठीक है। वर्साई की संधि के बारे में एक थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1914 में, जो 1918 लास्ट में जाकर ख़त्म होता है। उसके बाद ये तय होता है कि इस युद्ध के जिम्मेदार देशों को दंडित किया जाए। तो विजेता राष्ट्र ने पेरिस के वर्साई में जर्मनी के साथ एक संधि हुई थी, जिसे वर्साई की संधि बोलते हैं, ठीक है ना। इतिहास में सबसे कठोर संधियों में से एक जानी जाती है वर्साई की संधि, सबसे कठोर। एक्चुअली में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो उसका मेजर कारण यही वर्साई की संधि थी, क्योंकि वर्साई की संधि के द्वारा जर्मन राष्ट्र को इतना आहत किया कि उनके दिलों और दिमाग में, वहाँ के नागरिकों के दिलों और दिमाग में एक ही चीज़ घर कर गई कि युद्ध शुरू करना गुनाह नहीं था, युद्ध हारना गुनाह था, ठीक है ना। तो उनमें एक बदले की भावना आई थी और उस भावना को बुनाया हिटलर ने और नाजीवाद पनपा और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। वर्साई की संधि कितनी कठोर थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सेना थी और उस संयुक्त सेना का जो सेनापति था मार्शल फोच, क्या नाम, मार्शल फोच। उस मार्शल फोच ने कहा, ये संधि नहीं है, ये 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम मात्र है। कॉन्सिडेंस देखिए कि 1919 में संधि हुई और आफ्टर ठीक 20 वर्ष पश्चात 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी, ठीक है ना। तो आज 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी। और एक और वर्साई की संधि के बारे में बात ध्यान रखनी है। इस संधि के द्वारा एक प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना था जो शांति के लिए प्रयासरत रहेगा। उसका नाम है राष्ट्र संघ। तो राष्ट्र संघ की स्थापना भी वर्साई की संधि के द्वारा हुई। और आप जानते हैं कि हालांकि राष्ट्र संघ ने ढंग से काम नहीं किया, पर एक वैश्विक संस्था के रूप में अपना नाम दर्ज करवाया। और 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है तो आप यूँ समझ लीजिए कि राष्ट्र संघ की सफलताएं और असफलताएं संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव का काम करी थी। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने, अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसका स्थान लिया, तो आप कहेंगे राष्ट्र संघ का। ये वर्साई की संधि थी। खैर, एक मोहम्मद यूनुस का आपने नाम सुना होगा, मोहम्मद यूनुस। अब इसका नाम एक्चुअली में आपने शायद न सुना होगा। माइक्रो क्रेडिट से संबंधित है ये, माइक्रो क्रेडिट से, यानी कि सूक्ष्म साक्ष्य, सूक्ष्म साक्ष्य। ठीक है ना। एक्चुअली में कौन था ये? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक और अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस 1969 में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और ढाका लौट आए।
1974 में देश में आए अकाल के बाद उन्होंने गरीबी के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन शुरू किया। 1976 में माइक्रो लोन की शुरुआत की। सरकार ने ग्रामीण बैंक प्रोजेक्ट को 1983 में एक स्वतंत्र बैंक बना दिया गया था, जिसका संस्थापक था मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश में। सूक्ष्म साख, एक्चुअली में जब माइक्रो क्रेडिट के बारे में बात आती है ना, सूक्ष्म साख के बारे में बात आती है, तो आप यूँ समझ लीजिएगा कि बैंकें लोन देती है किसी न किसी ऋण आधार के पर, यानी ऋण देती ऋण आधार पर। ऋण आधार यानी कि आप गिरवी क्या रख सकते हैं, समझ में आ रही बात। आप ज़मीन पे लोन ले सकते हैं, मकान पे लोन ले सकते हैं, या किसी पर लोन से ले सकते हैं, पर इससे गरीबी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि गरीब लोगों के पास ऋणाधार नहीं होता और बिना ऋण के वो कोई व्यवसाय शुरू नहीं कर सकते, तो फिर गरीब क्या करेगा। तो उसके लिए माइक्रो क्रेडिट यानी सूक्ष्म साख की शुरुआत होती है कि उनको बिना ऋणाधार के सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा उनको छोटे छोटे लोन दो, ताकि वो अपना धंधा कर सके और अपने गरीबी से उबर सके। ये अवधारणा इसने स्थापित की बांग्लादेश में, और आप विश्वास नहीं करोगे कि बांग्लादेश में करोड़ों लोगों को इससे फ़ायदा हुआ। और इसी की वजह से 2006 में मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, ये ध्यान रखना। चलिए, खैर कोई बात नहीं, मोहम्मद यूनुस को मिला है तो मिलता रहेगा। इसके अलावा आज कोई एक खास न्यूज़ देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर तो एक बात बार बार उभर के सामने आ रही है, वो ये है कि तालिबान ने जो पाकिस्तान के जो हथियार थे उनको लौटाना शुरू कर दिया। तालिबान ने पाकिस्तान के जो जब्त हथियार थे उसको लौटाना शुरू कर दिया। एक्चुअली में ये न्यूज़, हालांकि ये कोई न्यूज़ नहीं है, बट इसके बहुत सारे संदर्भ ऐसे हैं जो मायने रखते हैं। पाकिस्तान के हथियार लौटाना, और आप खुद जानते हैं कि भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य संबंधों को लेकर जो पेच फंसा है वो पाकिस्तान ही है, चलिए, अब मैं तिब्बत के दलाई लामा के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्चुअली में आप यूँ सोचिए कि जो दलाई लामा है, वर्तमान दलाई लामा एक्चुअली में तिब्बती लोगों का सर्वोच्च नेता, एक्चुअली में उनका धर्म नेता ही उनका नेतृत्व करता है। वर्तमान में जो दलाई लामा है वो 14वां दलाई लामा इज़ नॉट नेम, दलाई लामा नाम नहीं है, एक पद है, ठीक है ना, एक पद है। जैसे वर्तमान में दलाई लामा का नाम क्या है, तेनजिन ग्यात्सो। क्या नाम, तेनजिन ग्यात्सो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब तेनजिन ग्यात्सो काफ़ी उम्रदराज होने लगे हैं, तो उसका 15वां दलाई लामा का चयन होना ज़रूरी है। और ध्यान रखना कि दलाई लामा का चयन वर्तमान दलाई लामा ही करता है, यानी कि वो चिन्हित करता है कि मैं वो व्यक्ति बनकर आऊँगा, यानी कि दलाई लामा वापस अपने पुनर्जन्म के बारे में बता देता है और बता देता है कि मैं वो व्यक्ति बनकर आऊँगा। ये दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो जब 4 वर्ष का था तभी दलाई लामा बन गया था, ठीक है ना। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली में चीन इस बात पर अड़ा हुआ है कि नेक्स्ट दलाई लामा घोषित नहीं करेगा। नेक्स्ट दलाई लामा जो वर्तमान में तेनजिन ग्यात्सो है वो घोषित नहीं करेगा, मैं बनाऊंगा। ये संकट है, क्योंकि हम जानते हैं कि
दलाई लामा के बाद जो सेकंड सर्वोच्च नेतृत्व करता है तिब्बतियों का, तो वो है पंचेन लामा, जो वर्तमान में 10वां चल रहा है। पंचेन लामा, पंचेन लामा जब अपना बनाया था, पंचेन लामा जब बना था तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। आज तक नहीं बताया गया है कि पंचेन लामा है कहाँ। तो ये तिब्बत थोड़ा सा कर रहा है। चलिए, एक बात और आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, वो ये है, वुहान लैब आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपके चर्चा में रहेगी, ठीक है ना। तो वुहान लैब का शुक्रगुजार करिए कि आपको इतनी छुट्टियां दिखाई है, ठीक है ना। हाँ, वुहान लैब नहीं होती तो पता नहीं आप, चलिए, अपने फेल होने का बहाना पता नहीं किस पे मंडते, पर वुहान लैब ने बहुत अच्छा काम कर दिया। कहीं करें सा कोरोना आई गो, ठीक है ना। चलिए, तो अब मैंने आपको बताया था वुहान में क्या वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना। वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो ये है कि कोरोना की उत्पत्ति को लेकर दो सिद्धांत हैं। एक तो एक वर्ग मानता है कि वुहान की वायरोलॉजी लैब से ही ये कोरोना बाहर निकला है। दूसरा ये मानता है कि निकला तो वुहान से ही है, पर वहाँ के वेट मार्केट से निकला है। वेट मार्केट मतलब जहाँ ये सी फूड वगैरह, मांस वगैरह वगैरह मिलते हैं, वेट मार्केट, ठीक है ना, दैट इज़ वेट मार्केट, ठीक है। चीन हमेशा ये कहता रहता है कि ये जो है वेट मार्केट से आया है, वेट मार्केट से किसी ने चमगादड़ खाई थी। अब हाल तो खाने में भी थोड़ा शर्म नहीं करते। चमगादड़ का वायरस है ये, जो आपके पास डेल्टा बनकर घूम रहा है, और जब तक आपको नहीं डेल्टा आएंगे तब तक नहीं। पर आप एक चीज़ और ध्यान रखना, एक चीज़ थोड़ी सी और सोचना कि WHO और USA और इवन देट तक यूरोपियन यूनियन, G7 और वो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान का कौन सा संगठन है, क्वाड, ठीक है ना, ये सभी चाहते हैं कि एक बार इसकी पुनः जांच हो ढंग से WHO के नेतृत्व में, और एग्जैक्ट पता लगाओ कि ये आया कहाँ से, ठीक है ना। तो वाशिंगटन ने इसकी जांच शुरू की है और सेंट्रल में रखा है वुहान की वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट को, ठीक है ना। हालांकि चीन है तो मामला थोड़ा टेढ़ा ही है कि चीन को दोषी ठहराना, आप कम से कम इसको नाम तक नहीं दे सके। चलिए, एथेंस न्यूज़ इसलिए कोई ख़ास है कि एथेंस आपकी परीक्षा में आया नहीं आया, बट मेरे हर्ट को छू रही है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। एथेंस में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ, ठीक है ना। हालांकि महात्मा गांधी में भारत में विरोधी ज़्यादा मिलेंगे, पर उसका अनावरण हुआ एथेंस, ग्रीस में है ये, एथेंस, यूनान, ग्रीस, ठीक है ना। वहाँ उसका अनावरण हुआ है, ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। एक और चीज़ कि आपको एक कंफर्म पता है, दो तीन बातें मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। पहले तो एक है कि आयतुल्ला खेमनोई का नाम जानते होंगे आप, ठीक है ना, आयतुल्ला खेमनोई, ठीक है ना, इसका नाम जानते हैं। दूसरा एक नाम और जानना चाहिए आपको कि वर्तमान में नए चुनाव हुए हैं राष्ट्रपति के, ठीक है ना, तो वो नए राष्ट्रपति का आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही अब एक न्यूज़ आई है, वो ये है कि परमाणु ठिकाना के भीतर की तस्वीरें IAEA को नहीं देगा ईरान। IAEA, जिसके बारे में मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि भाई कि IAEA
कि फर्स्ट ऑफ तो पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, आपको इसका मुख्यालय कहाँ है ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा, इसके सदस्य कितने हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये निगरानी करता है एक्चुअली में परमाणु के प्रसार के बारे में, परमाणु ऊर्जा के प्रसार के बारे में ये थोड़ी सी निगरानी करता है कि कहीं परमाणु ऊर्जा का गलत उपयोग न हो जाए। इस वजह से ईरान पर इसकी निगरानी है, बट ईरान ने कहा कि वो ऐसा नहीं करने देगा, यानी कि परमाणु संयंत्र के भीतर की तस्वीरें वो नहीं देंगे, ठीक है ना। चलिए वैसे IAEA काम ढंग से करता कि नहीं करता ये नहीं पता मुझे। एक और न्यूज़ है जो आपके बढ़िया काम की है, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है। अब ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना, कि भाई कि CO2 की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। ये शब्द शायद आपको पता होंगे, ठीक है ना। ये न्यूज आई है कि एक्चुअली में लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में कितने? 36 द्वीप है। उन 36 द्वीपों पर 10 पर खतरा है। उन 36 द्वीपों के 10 पर खतरा है, ठीक है ना। इसमें कुछ बातें बता रखी हैं। एक तो चटलाट द्वीप, चटलाट द्वीप, ठीक है ना। अब ये चटलाट द्वीप है, ठीक है ना, ये अपना 82% के आसपास नुकसान कर बैठेगा, इसका नुकसान हो जाएगा। और एक लक्षद्वीप की राजधानी शायद आपको पता होगी, कवरत्ती, ठीक है ना। इस कवरत्ती का 70% भाग डूब जाएगा अगर इसी तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग चलती रही तो। चलिए एक और चीज़ समझिए आप। पानीपत का जो सर्वश्रेष्ठ उद्योग है वो है, जिसे हम कह सकते हैं टेक्सटाइल उद्योग। पानीपत का उद्योग कौन सा है? पानीपत अगर टिका हुआ है तो वो टेक्सटाइल पर टिका हुआ है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इतिहास की वजह से 3 लड़ाइयाँ हुई, 3 लड़ाइयों की वजह से पानीपत का अस्तित्व बना हुआ है। बाबर नहीं आता तो पानीपत नहीं होता, अकबर नहीं आता तो पानीपत नहीं होता, या अहमद शाह अब्दाली नहीं आते तो पानीपत नहीं होता। पानीपत का अस्तित्व टेक्सटाइल उद्योग के कारण टिकी हुई है, ठीक है ना। पानीपत, वैसे आपको पता होना चाहिए पानीपत है कहाँ? हरियाणा। गुड। चलिए, न्यूज़ ये है कि इस कोरोना काल में भी पानीपत का निर्यात 30% बढ़ा है, 30% बढ़ा है। एक इसके 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक तो पहला ये है भाई, एक्चुअली में हमारे एग्जिम पॉलिसी भी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी भी हमारे सिलेबस में है। तो इस चीज़ को भी समझना है आपको कि ये निर्यात बढ़ने का कारण क्या है। एक तो लोगों की प्राकृतिक उत्पादों की ओर बढ़ती रुचि, ठीक है ना। ये क्या करते हैं? जूट, कपास, ठीक है ना, इससे ये गलीचे भी बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बनाते हैं। दूसरी, चीनी उत्पादों के प्रति एक नकारात्मक रवैया पनप रहा है लोगों में, न केवल भारत में, पूरे विश्व में चीनी उत्पादों के प्रति एक नकारात्मक रवैया पनपा है। इस वजह से पानीपत का निर्यात खत्म नहीं, बढ़ा है। चलिए, अब एक और चीज़ आपको पता है कि वर्तमान सरकार आर्थिक उदारीकरण करने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर, निजीकरण करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित है, ठीक है ना। और सरकार का स्पष्ट कहना है कि सरकार का काम कारोबार करना नहीं है, ठीक है ना। सरकार का काम कारोबार करना नहीं है। चलिए
एक बहुत ही आर्टिकल आया है एक्चुअली में, अगर आप राइटिस्ट है तो आर्टिकल है आप पढ़ना, अगर लेफ्टिस्ट हैं तो मत पढ़ना, राइटिस्ट है तो पढ़ना। दैनिक जागरण में आर्टिकल है कि काम हमारे नाम तुम्हारे, ऐसे करके कि भाई इसमें बताया गया है कि भाई हवाई जहाज़ का सबसे पहला आविष्कार हमने किया था, ग्रेविटी फोर्स का आविष्कार न्यूटन की जगह हमने किया था, बहुत सारी बातें हैं। मज़ा आएगा आपको देख कर भी कि भाई हमने क्या क्या आविष्कार किया, बस हमने दूसरों को बताया नहीं, ये हमारी गलती रही, पर आविष्कार तो कर ही लिया ना। खैर बताना भूल गए, बताना भूल गए तो फिर तो मामला बड़ा ठीक है। एक अंतिम खबर जो मैं आपसे बात करूंगा, वो अंतिम खबर ये है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर एक्चुअली में ड्रोन से हमला हुआ है। किससे? ड्रोन से हमला हुआ है जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर, ठीक है। भारत में अब तक जितने हमले हुए हैं पहला ड्रोन हमला है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे सुरक्षा की चूक है कि हमने एक्चुअली में हम हमेशा तब सावधान होते हैं जब एक बार धोखा ना हो जाए, ठीक है ना। देखिए 24 जुलाई को वार्ता हुई थी, आपको खुद को पता है 24 जुलाई को कश्मीरी नेताओं के साथ वार्ता हुई थी। इस वार्ता के 2 दिन भी नहीं बीते, रात में ड्रोन से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से बम पटक दिए गए, ठीक है ना। ये एक बहुत ही खतरनाक बात रही है, क्योंकि एंटी ड्रोन सिस्टम अपने हवाई अड्डा पर जम्मू जैसे जगह पर है ही नहीं, ये बहुत खराब बात है। चलिए, एम्स दिल्ली का निदेशक आप जरूर ध्यान रखेंगे, रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ये नाम याद रखेंगे, ठीक है ना। रणदीप गुलेरिया का नाम आया है, पर यह आपको याद रखना। इसके अलावा आपको इसलिए भी याद रखना कि एक्चुअली में रणदीप गुलेरिया ने कहा कि स्कूलें खुलने का तो कोई सवाल ही नहीं जब तक 18 से नीचे बच्चों को वैक्सीन न लग जाए, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताई थी कि एक भारत बायोटेक एक बच्चा के लिए वैक्सीन लाया था, कोवैक्स, ठीक है ना, वो लाया था। एक और है जाइडस कैडिला की एक वैक्सीन है जो ट्रायल पे चली है अब, तो जाइकोव डी, क्या नाम? जाइकोव डी, ठीक है ना। फिर एक और न्यूज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि संसार में जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, उनमें से सर्वश्रेष्ठ 22 इंस्टीट्यूट तो अमेरिका में है और 23वां इंस्टीट्यूट अपना एम्स दिल्ली है, ठीक है ना। सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट की अगर सूची बनाएं तो 22 तो यूएसए में है और 23वां अपना एम्स है, जिसका निदेशक है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ठीक है ना। एक और फाउंटेन ऑफ जॉय, ये फुहारा है, नाम से ही पता चल गया होगा, ठीक है। फाउंटेन ऑफ जॉय ये विक्टोरिया मेमोरियल पर लगा हुआ है, फाउंटेन ऑफ जॉय, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। विक्टोरिया मेमोरियल इन कलकत्ता, आपसे परीक्षा में अगर प्रश्न पूछे फाउंटेन जॉय कहाँ है तो कलकत्ता, ठीक है ना, फाउंटेन जॉय। चलिए, हालांकि राष्ट्रपति अभी घर गए हुए हैं, अपने गांव गए हुए हैं, गांव गए हुए एक बड़ी चूक कर गए कि उसकी जो रेल लेके गए थे उस रेल से ट्रैफिक जाम हुआ था, उसमें एक पोस्ट कोविड महिला थी, वो मर गई थी ट्रैफिक जाम से। तो राष्ट्रपति जी को बड़ी चिंता हुई थी कि अरे 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 क्या हो गया। चलिए कोई नहीं, एक शब्द आया है मनी लॉन्ड्रिंग, जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे कि बिना राइट वे एक देश से दूसरे देश पर मनी का भेजना या लेना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता, बिना राइट वे, ठीक है ना। चलिए, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, बहुत बढ़िया बात है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई कि अफवाह से सावधान, बेहिचक आप वैक्सीन लगाएं और आपको
एक लास्ट अंतिम जाते जाते आपको एक सूचना दे देता हूँ कि आपको क्या करना है। कुछ नहीं, आपको IT एक्ट, ठीक है, 2000 और उसमें जो संशोधन हुए हैं वो आपको तैयार करने हैं। ऑल द बेस्ट।